प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में आव्यूह पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अध्याय 1 और अध्याय 2 में कुछ पाठ्यक्रम कम हुआ है, लेकिन जो अध्याय 3 आव्यूह है और अध्याय 4 सारणिक है, इसमें कोई भी भाग कम नहीं हुआ है। इसमें जितना पुस्तक में दिया है वो आपको पूरा पढ़ना है। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 आव्यूह। तो आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह है क्या चीज? तो इस पे देखिए, अंकों या संख्याओं का आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। मतलब आव्यूह के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम नाम देते हैं इसको कैपिटल लेटर ए से, हमने यहाँ लिखा 1 3 5 7, ये क्या एक आव्यूह कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्याओं को व्यवस्थित किया गया। संख्याओं की जगह पे यहाँ फलन भी लिए जा सकते हैं। यहाँ sin x ले लीजिए, 10x x² + 1, और इस तरह से फलन का भी विन्यास आव्यूह कहलाएगा। अब आव्यूह में देखिए, जो क्षैतिज में लिखे हुए हैं इनको हम पंक्तियां कहते हैं। जैसे इस पे पहली पंक्ति में 1 3 है, दूसरी पंक्ति में 5 7 है, और जो ये ऊर्ध्वाधर है इनको हम स्तंभ कहते हैं। पहले स्तंभ में 1 5 है, दूसरे स्तंभ में 3 7 है। तो इस तरह से ये क्या कहला गया? आव्यूह कहला गया। अब आव्यूह की कोटि क्या है? अब देखिए, इसमें 2 × 2, ये आव्यूह की क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम इस आव्यूह को जो है थोड़ा बढ़ा करके इस तरह से लिखें 4 3, तो इसमें कितनी पंक्तियां? 1 2 पंक्तियां हैं। तो गुणा के पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। स्तंभ कितने हैं? 3 हैं, तो ये 2 × 3। तो इस तरह से यहाँ पर 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो पहली पंक्ति का जो अवयव है इसको भी लिखने का संकेत है। इसके लिखने के संकेत को हम देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये अपने पास a बराबर, ये आव्यूह में लिखते हैं जो पहली पंक्ति का अवयव है इसको हम बोलते हैं a11, फिर ये होगा a12 a13, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। और मान लेते हैं कि इसमें जो कुल अवयव हैं अपने पास n अवयव है, ये आएगा a1n। यहाँ पर n स्तंभों की संख्या, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा और n स्तंभ। इसी तरह से यहाँ पर a21 a22 और a23। अच्छा, बीच में जो है हम ऐसा भी ले सकते हैं, डैश 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 के पहले a1j। a1j का मतलब है कि पहली पंक्ति और जीवा स्तंभ है, फिर बाद में डैश 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 में यनवा आ गया। इसी तरह से देखिए a2j a23 और यहाँ डैश 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 a2j, मतलब पंक्ति तो दूसरी है लेकिन स्तंभ कौन सा? जेवा। अब जे का मतलब क्या है? जे बराबर कोई भी संख्या हो सकती है जो कि n के पहले की है। n बराबर मान लो 10 स्तंभ है, तो जे बराबर 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 5, कुछ भी, मतलब 1 से 10 के बीच का कुछ भी हो सकता है। अब ये प्रक्रिया है लिखने की। अब इसी तरह से जो है तो a2n, क्योंकि कुल स्तंभों की संख्या n है। अब ये इस तरह से ये पूरा बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं कि बढ़ते बढ़ते हम आईवी पंक्ति में पहुंचते हैं, तो ai1। अब आईवी पंक्ति का मतलब ये है कि i बराबर कोई ना कोई संख्या होगी, 3 5 7 जो भी, तो वही पंक्ति कहलाएगी। जैसे i बराबर 7 लेते हैं तो ये 7वीं पंक्ति कहलाएगी। ai1 ai2 ai3 और इसी तरह से डैश 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 aij। यही जो aij है अवयव है, स्वेच्छ अवयव कहलाता है आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का। और यहाँ पर आएगा a और फिर इसके आईवी पंक्ति, और यहाँ पे क्या कहलाएगा? यनवा स्तंभ कहलाएगा, ain। अब इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे। मान लेते हैं कि कुल पंक्तियों की संख्या m है, तो am1 mवीं पंक्ति पहला स्तंभ, am2 mवीं पंक्ति दूसरा स्तंभ, और ये आएगा am3 और डैश 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 यहाँ पर amj mवीं पंक्ति
और जेवा स्तंभ और लास्ट में आएगा AMN। तो इस तरह से एनवी पंक्ति एनवा स्तंभ। अब इसमें इस व्यू में हम ये देखते हैं कि कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितने स्तंभ हैं। देखिए इसमें पंक्तियां यम है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, आईवी पंक्ति और एमवी पंक्ति। पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा बढ़ता जाएगा एनवा स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी, m गुणे n। मतलब इस व्यू में m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं। यहाँ पर स्वेच्छ अवयव जो है AIJ आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ का है। आईवी पंक्ति जेवे स्तंभ का मतलब ये है कि जैसे I बराबर मान लेते हैं कि हमने लिया 3, J बराबर हमने लिया 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि A3 4 मतलब तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। मतलब पहली, दूसरी, ऐसे तीसरी पंक्ति होगी और यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तंभ। तो जो भी मान लीजिए ये तीसरी पंक्ति है, ये चौथा स्तंभ है, तो ये अवयव हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अवयव की कोटि हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सीखेंगे अवयव में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है उदाहरण नंबर 1 है, 3 फैक्ट्रियाँ पहला, दूसरा, तीसरा में पुरुष तथा महिला कर्मियों की संख्या पर सूचनाओं पर विचार कीजिए। पुरुष कर्मी पहली फैक्ट्री में 30 हैं, दूसरी पहली फैक्ट्री में 30 हैं, जबकि महिला कर्मी 25। आप लोग अपनी पुस्तक में पेज नंबर 66 निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे। तो उसमें दिया है, मैं उदाहरण नंबर 1 बता रहा हूँ। दूसरे में क्या है, पुरुष कर्मी 25 हैं, महिला कर्मी 31 हैं। तीसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी 27 हैं और महिला कर्मी 26। अवयव में कैसे लिखेंगे, आप देखिए प्रदत्त सूचना को इस तरह से लिख सकते हैं 30, 25, 25, 31, 27, 26। बिल्कुल जैसे लिखा वैसे लिख देना। पुस्तक में देखें पेज नंबर 66 पे ये मिल जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 2, किसी अवयव में 8 अवयव हैं, इसकी कोटियां क्या हो सकती हैं। यदि इसमें 8 अवयव हैं और हमें चाहिए इसकी कोटियां, तो हम कैसे करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 2, कुल अवयवों की संख्या क्या है, कुल अवयवों की संख्या बराबर 8। अब ये देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि 8 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 8 बराबर 8 होता है, 2 गुणे 4 भी 8 होता है, और किसे कटेगा ये 4 गुणे 2 भी लिख सकते हो और 8 गुणे 1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, 1 गुणे 8 का मतलब 1 पंक्ति 8 स्तंभ, 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 पंक्ति 2 स्तंभ, 8 पंक्ति 1 स्तंभ। ये तरीके होंगे उस अवयव को लिखने के और यही इसकी संभव कोटियां होंगी। तो इस तरह से ऐसा हो सकता है कि पंक्ति तो 1 रहे लेकिन स्तंभ कितने रहे, 8 रहे। हमारे पास 8 अवयव हैं, उनको लिखना अवयव में। 8 अवयव मान लेते हैं कि ABCDEFGH तक है, तो ऐसा हो सकता है कि हम एक पंक्ति लिखें 8 स्तंभ, मतलब ए हो जाएगा, BCDEFGH। ये हमारा क्या बन गया, अवयव बन गया। कैसा अवयव बन गया, 1 गुणे 8 का, क्योंकि टोटल एक पंक्ति है, स्तंभ कितने 8 स्तंभ, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्तंभ। ऐसा हो सकता है 2 गुणे 4, 2 पंक्ति लिख लें, 4 स्तंभ बना लें। तो 2 पंक्ति में लिखते हैं तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पंक्ति में ABCD और दूसरी पंक्ति में जो है तो EFGH। ये क्या है, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने, 1 2 3 4, मतलब 2 पंक्ति 4 स्तंभ। इसी तरह से इसको बदल के आप खुद से कर सकते हो, ये आपको प्रैक्टिकल नहीं करना, सिर्फ आपको इतना बताना है कि यदि कुल अवयव 8 है तो उसकी कोटि क्या क्या हो सकती है। तो एक कोटि 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 और 8 गुणे 1, इस तरह से इसकी कोटियां हो सकती हैं। अब देखिए उदाहरण 3 में कहता है कि एक 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसका स्वेच्छ अवयव AIJ बराबर 1/2 और मॉड I-3J द्वारा दिया गया। अब देखिए इसमें उदाहरण नंबर 3 में क्या है, हमको यहाँ पे दिया है, उदाहरण 3 में देखिए दिया है स्वेच्छ अवयव AIJ। यहाँ पर इसका जो स्वेच्छ अवयव दिया है AIJ बराबर हमको दिया है 1/2 मॉड ऑफ I-3J। अब इसको हमको दिया है, निकालना क्या है, हमें 3 गुणे 2 का अवयव चाहिए। तो 3 गुणे 2 का अवयव मतलब ऐसा अवयव जिसमें 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ है। तो यहाँ 3 गुणे 2 का अवयव निम्न प्रकार होगा, 3 गुणे 2 कोटि
का अव्यूह निम्नलिखित होगा। देखिए इसको अगर हम बनाएं तो ऐसा बनाएंगे, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ, 3 पंक्तियां हैं मतलब पहला अवयव A11, पहला वन पंक्ति का दूसरा स्तंभ का, मतलब पहली पंक्ति का है पहले स्तंभ का। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब चूंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या 2 ही है इसलिए आगे नहीं बढ़ना। फिर A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 और फिर इसी तरह से A31 A32। मतलब ये निकला कि इस पे ये 3 गुणे 2 का कहलाया। क्यों कहलाया 3 गुणे 2 का? क्योंकि इस पे 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां 2 स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। मतलब हमको इनके मान निकालने हैं। अब इसमें देखो A11 का मान निकलेगा, A12 का, A21 का, A22 का, A31 का, A32, ये सभी मान आपको इससे निकालना। जैसे जब आप A11 का मान निकालोगे तो A11 i इक्वल टू 1 लोगे, j इक्वल टू 1, तो A11 i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, यहाँ रख के इसको हल कर लोगे A11 मिल जाएगा। A12 भी निकालोगे तो A12 कैसे निकलेगा? i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, इसमें रख करके हल कर लोगे। A21 i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1। इस तरह से इन सभी को पूरे 6 के 6 मानों को इससे निकाल के फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा। आइए निकालते हैं इसको, अभी मैं मिटा रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए A11 A12 कैसे होगा? तो देखो यहाँ A11, तो जो A11 होगा ये आएगा 1/2, i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो 1 - 3 × 1। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये 1 - 3, तो 1 में 3 जाएगा, ऋण 2 बचेगा। लेकिन ऋण 2 का मॉड क्या होता है? धन 2 होता है, तो 1/2 × 2, तो ये 1 आ जाएगा। A11 हो गया। और फिर आगे क्या है? A12 चाहिए अपन को। A12 कितना हो जाएगा? 1/2, ये आ जाएगा, बदल दो, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, इस ऊपर वाले सूत्र में जो दिया है उसमें रखना है। i की जगह पे 1 - 3 × j की जगह पे क्या लेना है? 2 लेना है। अब इसको हल करो तो ये कितना मिलेगा? 1 - 3 दूनी 6, क्या मिलेगा? 1 में 6 जाएगा, ऋण 5, लेकिन ऋण 5 का जो मॉड है वो धन 5 होगा, तो 5 का 1/2 से गुणा करोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से A11 निकला, A12 निकला। और अभी हमको क्या क्या निकालना है? A21 निकालना है, A22, A31 और A32, इन सभी को बिल्कुल इसी की जैसे निकालते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो देखो ये जो हमको मिलेगा A21 क्या मिलेगा? A21 के लिए हम क्या करते हैं? 1/2, यहाँ पे 2 - 3 × 1, ये आ जाएगा 1/2, 2 - 3, दैट इज -1 का मॉड +1 यानी 1/2। A21 हो गया। A22 के लिए हम क्या करेंगे? i की जगह में 2, j की जगह में 2, तो ये आएगा 2 - 3 × 2, ये मिल जाएगा 2 - 6, 2 - 6 दैट इज -4, और -4 का मॉड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 या 4, 2 आ जाएगा। और A23 में क्या होगा? i की जगह पे 2 ले लो, तो 2 - 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 2 - 9 कितना होगा? -7 होगा ना, 1/2 9 में, हाँ -7, तो ये हो जाएगा 7/2। और इस तरह से आगे क्या मिलेगा? ये हमको मिल गया A23, हाँ एक मिनट, सॉरी, A23 की हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे उसमें नहीं है, हम A23 नहीं निकालेंगे, बल्कि हम क्या निकालेंगे? A21 हो गया 1/2 और A22 हो गया। A31 की हमें ज़रूरत है, हम A31 निकालेंगे और A32 निकालेंगे, जिसकी हमें ज़रूरत है हम वही निकालेंगे। तो A31 क्या होगा? A31 ये हो जाएगा, A31 ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 3 - 3 × 1, दैट इज ये हो जाएगा 3 - 3 0, ये 0 आ जाएगा। और A32 क्या होगा? i की जगह में 3 रखो, तो 3 - 3 × 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 3 - 6 -3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के 3/2 आ जाएगा, इस तरह से। तो अब अभीष्ट आव्यूह क्या हो जाएगा? इसलिए अभीष्ट आव्यूह A बराबर अपने पास क्या था? अव्यूह क्या था? A11 A12, A21 A22,
A31 A32, इसमें आप 1 रख दो सभी के, तो A11 कितना निकला था, A11 निकला था 1, A11 का मान 1 रख दो, और A12 निकला था कितना 5/2, जो मान निकाले थे वही रख दो। A21 कितना है 1/2, और A22 ये कितना निकला था 2, A31 निकला था 0, और A32 कितना निकला था 3/2। तो इस तरह से ये हमको अवयव मिल गया। मतलब इसका ये था कि यहाँ पे हमें स्वेच्छ अवयव दिया था और उसके माध्यम से हमने क्या किया, अपने अवयव की रचना की। चलिए ठीक है, इस तरह से इनको करोगे। अब आगे आते हैं अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार ये हमें चर्चा करना है। तो ये क्या है, अवयवों के प्रकार। तो यहाँ देखें, पहला है स्तंभावयव, उसको कहेंगे जिसपे सिर्फ एक स्तंभ हो, इसको हम स्तंभावयव बोलेंगे। जैसे 1 5 7 स्तंभ, क्योंकि इसमें एक स्तंभ है, इसको हम बोलते हैं स्तंभावयव। आप बुक खोलिए पेज नंबर 67, उस पर सभी दिया परिभाषा, मैं केवल समझा रहा हूँ। तो स्तंभावयव क्या है, जिस पर केवल एक स्तंभ हो, उसको स्तंभावयव कहेंगे। पंक्ति अवयव किसे कहेंगे, जिसमें केवल एक पंक्ति है, जैसे 3 5 7 9, इसमें केवल एक पंक्ति दिख रही है, पंक्ति अवयव है। वर्ग अवयव किसे कहेंगे, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। उदाहरण के तौर पे 1 3 5 7 9 11 2 8 7। अब इसमें क्या, 3 पंक्तियां देख रहे हैं, 3 स्तंभ देख रहे हैं, 3 गुणे 3, ऐसे अवयव को वर्ग अवयव कहेंगे। मतलब वर्ग अवयव के लिए 1 गुणे 1, एक पंक्ति एक स्तंभ चलेगा, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। इस तरह से पंक्ति और स्तंभों की संख्या जिसमें बराबर होती है उसे हम वर्ग अवयव कहते हैं। अब वर्ग अवयव के बाद आगे आता है विकर्ण अवयव। तो विकर्ण अवयव उसको कहते हैं जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। उदाहरण के तौर पे अगर मैं इसी में उदाहरण बनाना चाहूँ विकर्ण अवयव का, तो देखिए यहाँ पर विकर्णी अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं हो, बाकी के ये अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं। ये विकर्णी अवयव देख रहे हैं, ये शून्य नहीं है, तो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव। ध्यान दीजिए, विकर्ण अवयव के लिए वर्ग अवयव होना जरूरी है, क्योंकि वर्ग अवयव में ही हम विकर्ण निकाल पाएंगे। दूसरा, अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या अलग है तो आयताकार अवयव वो कहलाएगा, लेकिन वहां पे विकर्ण हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे वर्ग अवयव को हम विकर्ण अवयव कहते हैं जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। इसके बाद अदिश अवयव क्या है, तो अदिश अवयव के लिए अन्य अवयव उसको विकर्ण अवयव होना चाहिए, लेकिन उसके जो विकर्णी अवयव एक समान होने चाहिए। जैसे 9 9 9, तो ये क्या कहला गया, अदिश अवयव कहला गया। इसके बाद देखिए तस्मक अवयव। तस्मक अवयव भी एक तरह से विकर्णी अवयव और अदिश अवयव भी होता है, लेकिन कैसा अवयव, जिसके विकर्णी अवयव 1 1 1 होते हैं। अगर विकर्णी अवयव 1 1 1 लिए जाएं तो इसको तस्मक अवयव कहेंगे। अब तस्मक अवयव कई कोटि के हो सकते हैं, जैसे 2 कोटि में तस्मक अवयव 1 0 0 1 होगा, 1 कोटि में सिर्फ 1 होगा, 3 कोटि में ये हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 का, ये 1 × 1 का, ये भी तस्मक अवयव, ये भी तस्मक, ये भी तस्मक। इसको हम I1 के नाम से जानते हैं, इसको I2 के नाम से, इसको I3 के नाम से। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा, ये तस्मक अवयव हो गया। इसके बाद आगे शून्य अवयव। शून्य अवयव किसे कहते हैं, एक ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो, चाहे वो कैसे भी लिख दो। ये एक शून्य अवयव का उदाहरण है, ये शून्य अवयव। थोड़ा पंक्ति स्तंभ बढ़ा भी दोगे तो भी शून्य अवयव है, इसको हम ओ संकेत से प्रदर्शित करते हैं, तो ये शून्य अवयव कहला गया। अब इसके बाद आगे है दो अवयवों की समानता। तो कोई भी दो अवयव कब बराबर होंगे, जब संगत अवयव बराबर हों तभी दो अवयव बराबर होते हैं। अवयवों की समानता, अवयवों की समानता। तो दो अवयव कब बराबर होंगे, जैसे मान लेते हैं कि मैंने a बराबर लिया यहाँ पे 1 4 16 25, और मैंने दूसरा अवयव b बराबर लिया 1 का वर्ग 2 का वर्ग और ये 4 का वर्ग है 5 का वर्ग। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये अवयव a बराबर b है, क्यों, क्योंकि संगत अवयव बराबर, ये पहला वाला इसके बराबर, मतलब ये a11 जगह का है, तो a11 वाला a11 के बराबर है। ये a12 वाला है 4, यहाँ भी a12 वाला 4 है। a21 वाला 16 है तो a21 वाला 16 है। a22 वाला 25, तो यहाँ भी a22 वाला 25 है। तो इस तरह से यहाँ पे अवयव a और b बराबर है। तो दो अवयव यदि बराबर है, उनके संगत घटक बराबर होते हैं। ये घटक इस घटक के बराबर होगा, ये घटक इस घटक के बराबर होगा, ये घटक इस घटक के बराबर होगा, और ये वाला इसके।
संगत घटक बराबर होंगे, अर्थात इसका a11 इसके a11 के बराबर है, इसका a12 इसके a12 के बराबर, इसका a21 इसके a21 के, इसका a22 इसके a22, और भी आगे अवयव तो वो भी सभी बराबर होंगे। तो ये तो थी दो अवयवों की समानता। तो इसको समानता के लिए अपन इस तरह से इसको हल भी करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 में जैसे दिया है, आप देखें पुस्तक में उदाहरण 4, इसमें आप कैसे तुलना करेंगे, x धन 3 बराबर 0 करके मान निकाल लेंगे, z धन 4 बराबर 6 करके मान निकाल लेंगे, हल करेंगे इन समीकरणों को, हल करके आप ABC XYZ के मान निकाल लेंगे। पुस्तक में देखिए उदाहरण 4 बिल्कुल सरल है। ठीक इसी तरह से उदाहरण 5 भी बहुत सरल है। आप जैसे तुलना करेंगे 2a + b बराबर 4, मतलब इसका पहला दूसरे के पहले के बराबर, दूसरे का दूसरा इसके बराबर, ऐसा करेंगे आपको समीकरण मिलेंगे उदाहरण 4 और 5 में। इन समीकरणों को आप हल करके मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसको हल करना है। अब देखते हैं आप प्रश्नावली 3.1 में। 3.1 में देखिए पहला सवाल जो दिया है, इसमें क्या है, हमको जो दिया है a बराबर दिया है 2 5 19 -7, 35 - 2 5/2 12, और यहाँ दिया है √3 1 -5 17। तो इसकी कोटि क्या है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ में कितने 1 2 3 4 स्तंभ, 3 × 4, पहले गुणा के पहले पंक्ति, गुणा के बाद में स्तंभ। अब पहला प्रश्न बोला है अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि क्या है, अवयव की कोटि 3 × 4 है। तो इसमें आप लिखेंगे अवयव की कोटि बराबर हो जाएगा 3 × 4। फिर दूसरा बोला है अवयवों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा अवयवों की संख्या कितनी होगी, 4 3 12, गिन भी सकते हैं 12 हो जाएगी, ये 12 हो गई। अवयव इनके मान, तीसरे नंबर पे देखो, इस पे जो मान दिया है A13, क्या होगा A13, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का, पहली पंक्ति में जाओ और तीसरे स्तंभ जाओ, 19 है, A13 19 हो गया। A21 कितना हुआ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये देखिए दूसरी पंक्ति चल रही है और ये पहला स्तंभ, 35 हो जाएगा। तो इसी तरह से इनको निकाल सकते हो। A33, तो A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये -5 लिख लोगे। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति है, ये चौथा, A24 आ जाएगा 12। A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करोगे। ये पहली प्रश्नावली बहुत सरल है, इसको आप खुद से प्रयास करोगे और पहले आप उदाहरण के सवाल लगाएंगे, फिर इसकी प्रश्नावली के, फिर शेष बात है।